हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो अब आपको इसके पहले हम बता दें कि अगर से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे बीकॉम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें और आप अपना प्रिपरेशन आसानी से करते रहें। चलिए आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। तो टैक्स का इंट्रोडक्शन समझने से पहले आप ये समझिए कि टैक्स जो होता है वो हमारे इंडिया में 2 टाइप्स का होता है। टैक्स को 2 टाइप्स का हमने इस तरह बांट रखा है, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रूप में आपसे लिया जाता है, और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो टैक्स जो होता है वो कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है जिससे गवर्नमेंट इनकम अर्न करता है, और उसी के बेस पे गवर्नमेंट अपने कई सारे एक्सपेंसेस को पूरा करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स ही होता है, जिसके द्वारा पूरे इंडिया को कोई भी गवर्नमेंट चला पाती है, या फिर पूरे विश्व में किसी भी देश को, अलग अलग कंट्री को अलग अलग जो उसके राजनायक हैं, उसके नेता जो हैं, वो टैक्स के द्वारा ही चला पाते हैं। तो टैक्स जो है वो कह सकते हैं कि एक टाइप का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। और अगर से ये बात करें हम लोग एसएससीज के पर्पज़ से, यानी कि सिटीजन्स के पर्पज़ से, तो सिटीज़न के लिए ये एक टाइप का बर्डन होता है जो कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको ये टैक्स पे करना ही होता है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि टैक्स क्या होता है। अब ये समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स क्या होता है। तो इनकम टैक्स बता दें हम आपको कि इनकम टैक्स जो वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को ये बेयर करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि किसी पर्सन के इनकम पर लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर से कोई पर्सन एक साल में अगर से 6 लाख रुपए अर्न करता है तो उसके एक साल के अर्निंग पर 6 लाख रुपए की अर्निंग पर टैक्स लगाया जाएगा। अब इसका परसेंटेज जो होगा वो स्लैब के ऊपर बेस्ड होता है, तो जो परसेंटेज स्लैब के आधार पर लगता है वो टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि इनकम पर लगाया जाता है, और ये टैक्स जो है वो एनुअली लगाया जाता है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सारे रूल रेगुलेशन बनाती है। तो आपको जो इनकम टैक्स देना पड़ता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत जो भी रूल रेगुलेशन है उसी के आधार पर आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब देखिए कौन से लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करने के लायबल माने जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो भी इंडिया के सिटीज़न हैं, अगर से वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो वो सारे पर्सन जो होंगे वो इनकम टैक्स देने के लिए लायबल होंगे। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन टैक्स देने के लिए लायबल तब होता है जब वो स्लैब में बताया गया अमाउंट से अधिक की अर्निंग करता है, तब उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर से कोई 3 लाख रुपए से अगर से ज़्यादा इनकम अर्न करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका बेसिस हो गया। अब इसी आधार पर जैसा टैक्स का रेट बताया गया होगा उसके ऊपर वो टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ और भी जो कई टाइप्स के पर्सन होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स देखा जाए तो एक डायरेक्ट टैक्स है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बेसिक चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल और द बेसिक चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। जब हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इसमें ये सारा प्रिंसिपल को हम लोग ध्यान में रख करके चलते हैं। उसमें नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स इज़ एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स जो है वो एनुअली लगाया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से लगाया जाता है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया जाता है, और प्रीवियस ईयर के इनकम पर असेसमेंट ईयर में, मतलब एक साल इनकम अर्न करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके नेक्स्ट बाद वाले ईयर में उसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में लगाया जाता है। तो ये टैक्स जो है वो 1 साल के अंतर में लगाया जाता है, 1 साल के बाद। आगे लिखा हुआ है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। देखिए सभी लोग जो अर्निंग करते हैं
वो प्रीवियस ईयर में करते हैं, और जो उसका जो टैक्स पे करते हैं वो अपने असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। आपका जो टैक्स रेट है वो हर साल कभी कभी बदलता है, कभी कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका जो टैक्स का रेट है वो हर साल के अलग अलग एनुअल फाइनेंस एक्ट में आता है। जबकि आपके जो भी वित्त मंत्री होते हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जब अपना बजट पेश करते हैं तो उसी समय फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपको ये टैक्स का रेट अलग अलग पता चलता है। आगे देखिए लिखा हुआ है टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 231। तो 231 में जिन लोगों को बताया गया है उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उसको हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आगे देख लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जिस तरीके से रूल रेगुलेशन इनकम टैक्स का अप्लीकेबल होगा सभी को उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो देखिए जब भी इनकम टैक्स लगाने की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम इनकम को टोटल करेंगे, और एक जो इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी एक जो पर्सन है वो इनकम अर्न करने के उसके ढेर सारे सोर्सेस हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग इनकम अर्न करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये जो टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इनकम के सोर्सेज जो ढेर सारे हैं उन ढेर सारे सोर्सेज को 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन सा है। इसमें सबसे पहला सोर्स जो है वो आपका माना जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर से गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एक एम्प्लॉय के यहाँ पर फिर एक से अधिक एम्प्लॉय के यहाँ जा करके अगर से काम करता है, एम्प्लॉयड होता है, तो ऐसे एम्प्लॉयड पर्सन को जो कुछ भी अपने बॉस से यानी कि एम्प्लॉयर से सैलरी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। और एग्जांपल मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक टीचर जो है या फिर एक प्रोफेसर जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर अगर से टीच करता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उनको जो भी सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे लिखा हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोग अपने अगर से घर को किराए पर दे देते हैं तो वहाँ से जो कुछ भी रेंट रिसीव होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में पीजीबीपी भी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जो लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिनका कोई सर्टेन डिग्री के बेस पे प्रोफेशन है, तो उन लोगों को जो भी इनकम होता है तो ऐसे इनकम को हम लोग थर्ड हेड में ले जाते हैं। उसका नाम क्या है? पीजीबीपी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जो है अगर से अर्निंग करने के लिए कोई बिज़नेस कर लेता है तो उस बिज़नेस से उसको बहुत सारे प्रॉफिट होंगे, और ये जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो टैक्सेबल होगा आपके इस थर्ड हेड में, जिसका कि नाम आपका क्या है? पीजीबीपी, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ऐसे इनकम टैक्सेबल होते हैं जो कि किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करने से रिसीव्ड होता है। जैसे कि अगर से कोई आपके पास पुराना घर था जो कि आपने जब परचेस किया था तो वो 10 लाख में परचेस किया था, ठीक, उसको 2 साल बाद आपने बेच दिया, ठीक। तो यहाँ से जो बेचने से आपको कुछ पैसे मिले वो मान लेते हैं कि 15 लाख मिले हों, तो यहाँ पे देखिए आपको जो 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, यानी कि फोर्थ हेड में जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि सोर्सेस ऑफ इनकम जो हो सकते हैं वो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, तो कुछ सोर्सेस के लिए अलग अलग हेड बनाए गए हैं, और ऐसे सोर्स ऑफ इनकम जो कि ऊपर बताया गया 4 हेड्स ऑफ इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं उसको हम लोग 5th हेड में डाल देते हैं, और उसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ऐसे इनकम जो कि सैलरी ना हो, ऐसे इनकम जो कि रेंट ना हो यानी कि एचपी में टैक्सेबल ना हो, और ऐसे इनकम जो कि बिजनेस करने से या फिर प्रोफेशन करने से नहीं होता है, या फिर ऐसे इनकम जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करने से नहीं होता है, तो जो भी बचा कुचा इनकम होगा उसको हम लोग अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम बता दें कि अगर से आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ये इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। कहाँ पर? अदर सोर्स में। अगर से आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो ये डिविडेंड जो है वो आपका टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, ठीक। तो ऐसे ही और भी कई सारे गैम्बलिंग से रिलेटेड, लॉटरी से रिलेटेड,
पजल से रिलेटेड, या फिर कई सारे इनकम हो सकते हैं जो कि अगर से कहीं भी टैक्सेबल नहीं होंगे तो उसको हम लोग अदर सोर्स में ले जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की अगर से बात करें तो कहा जाता है कि एक पर्सन जहाँ जहाँ से इनकम अर्न कर सकता है या फिर किसी भी तरीके से अगर से कोई भी रिसिप्ट करता है तो उसको हम लोग इनकम कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है, इनकम मीन्स अ मॉनेटरी इनकम विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेट सोर्स विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी और एक्सपेक्टेड रेगुलेटरी। अगर से देखिए हम कोई काम करके अगर से कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं तो उसी को हम इनकम करते हैं। तो इनकम में हम लोग जैसे कि सैलरी को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर से इन्वेस्टमेंट करने से हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर से हम अपने घर को रेंट पे देने से रेंट रिसीव करते हैं तो ये हमारा इनकम होगा। अगर से कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसको हम बेच देते हैं तो वहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इनकम बोल सकते हैं। तो इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ से हम लोग अर्निंग कर ले रहे हैं उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इनकम। तो उसके आगे देखिए लिखा हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम को आपस में ऐड कर लेते हैं तो 5 हेड्स ऑफ के इनकम को ऐड करने से जो हमें मिलता है उसी को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला आपको दिख रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा दिख रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा दिख रहा है आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब होता है बिजनेस और प्रोफेशन। और एक लिखा हुआ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और जो इन 4 हेड्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा उसको ले जाएंगे 5th में, और वो होगा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इन सभी को जब हम लोग आपस में टोटल कर देंगे तो जो टोटल आएगा वही आपका ग्रॉस इनकम हो जाएगा। एक एग्जाम, सैलरी से मान लीजिए इनकम 1 लाख हो, रेंट हम ना देते हो, किसी को घर हमने रेंट पे ना दिया हो, वहाँ से रेंट नहीं मिलेगा मान लेते हैं। अगर से हमारा बिजनेस है, बिजनेस से हमने इनकम 2 लाख रुपए कमाया, हमारा अदर सोर्स से इनकम मान लीजिए 3 लाख रुपए है, तो इन सबको अगर से जोड़ लेते हैं तो देखिए हमारा जो टोटल इनकम आ जाएगा वो 6 लाख रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ से इनकम अर्न कर ले रहे हैं जब उन सबको हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल जो आता है उसी को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टोटल इनकम जानना है। तो टोटल इनकम क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग अपने ग्रॉस टोटल यानी कि GTI में से, जब अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस को लेस कर देते हैं। जब डिडक्शन को लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो टोटल आएगा उसमें से अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस को घटा देंगे तो जो अमाउंट होता है उसी को हम लोग टोटल इनकम नाम देते हैं। अब आइए हम लोग इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीकॉम के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में अंतर क्या है। ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम का एडिशन होता है, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट होता है। जबकि टोटल इनकम की अगर से हम बात करें तो टोटल इनकम में से वो होता है जो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग 80C से लेकर के 80U तक के सारे डिडक्शंस घटा देते हैं, तो जो बचने वाला इनकम होता है वो आपका टोटल इनकम होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ग्रॉस टोटल इनकम का कभी भी राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, जबकि टोटल इनकम को जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका राउंड ऑफ करते हैं, और ये जो राउंड ऑफ होता है वो नियरेस्ट 10 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर से आपका टोटल इनकम 6,72,842 रुपीज़ आता है तो इसको हम लोग नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6,72,840, मतलब लास्ट में 0 होगा। ठीक है, तो इसको नियरेस्ट 10 हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे टोटल इनकम को हमेशा, और ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो कभी भी राउंड ऑफ नहीं होता है। टैक्स जो हमेशा चार्ज किया जाता है वो टोटल इनकम पे लगाया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं चार्ज होता है, बल्कि जो टैक्स चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है, आपके टोटल इनकम पे चार्ज होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। कभी भी आपका जो GTI है
आपका जो GTI है वो कभी भी टोटल इनकम से छोटा नहीं होगा, बल्कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा बड़ा होता है किससे, टोटल इनकम से। और ये हो सकता है कि टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल हो सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या, टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू GTI और लेस देन GTI। टोटल इनकम जो आपका होगा वो हमेशा या तो टोटल इनकम आपका ग्रॉस टोटल इनकम से छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन GTI। जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस समय एग्रीकल्चरल इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं ऐड करते हैं, लेकिन जब डिडक्शन घटा दिया जाता है तो डिडक्शन घटाने के बाद अगर से कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो उस इनकम को हम लोग टोटल करके एग्रीगेट इनकम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जो है वो ऐसा इनकम है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का माना जाता है। नॉन रिकरिंग होने का मतलब ये है कि ऐसे इनकम जो कभी कभार हो जाते हैं, तो ऐसे इनकम को हम लोग कैजुअल इनकम कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कभी कभार किसी को लॉटरी लग जाए तो वो कैजुअल इनकम होगा, या फिर मान लीजिए किसी दिन कोई बेट वगैरह लगाने से कुछ बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग जीत जाते हैं तो उसको हम लोग कैजुअल इनकम कहेंगे। या फिर ऐसे कह लीजिए कि अगर से हम कहीं मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते हुए हमें एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है, तो ये सारे इनकम को हम लोग कैजुअल इनकम नाम देते हैं। तो ऐसे इनकम जो किसी लॉटरी, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम या फिर किसी अदर गेम के थ्रू या फिर गैम्बलिंग के थ्रू अर्निंग होता है, तो ऐसे इनकम को हम लोग कैजुअल इनकम नाम देते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है अदर प्रोविजन रिलेटेड टू कैजुअल इनकम। देखिए कैजुअल इनकम से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। अगर से कैजुअल इनकम से आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो वो फुल्ली अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके रिलेशन में आप जितना भी खर्च करेंगे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जैसे कि हमने लॉटरी से अगर से 2 लाख रुपये कमाया और हमने अगर से 0.5 या फिर कह सकते हैं कि 50,000 रुपये अगर से हमने लॉटरी पे खर्च कर दिया, तो ये जो 50,000 रुपये खर्च किया इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये 2 लाख रुपये पूरा का पूरा अमाउंट जो हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आता है आपका वही अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है कैजुअल इनकम के केस में, यानी कि उसमें से हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस नहीं करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड। अगर से कैजुअल इनकम में कोई भी आपका लॉस होता है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर ले जा करके सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि रूल बनाया गया है कि कैजुअल इनकम के लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कई बार अगर से आपका कैजुअल इनकम 10,000 से ज़्यादा है, अगर से आपका कैजुअल इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो जिस जगह पे अर्निंग किया जाता है उसी जगह पे टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई KBC खेलते हैं या फिर आप कोई गैम्बलिंग से रिलेटेड कैसीनो वगैरह में जुआ वगैरह खेलते हैं, तो उस जगह पे जो भी आप इनकम करेंगे उस जगह पे सबसे पहले आपका TDS काट लिया जाता है। TDS काटने के बाद जो भी पैसा बचता है वो आपको दिया जाता है। तो ये TDS लिया जाता है आपके इनकम पर। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स। देखिए जब भी अगर से कोई भी कैजुअल इनकम है तो हमेशा उस पर जो टैक्स का रेट होता है वो फ्लैट होता है, यानी कि हमेशा 30% आपका टैक्स चार्ज किया जाता है कैजुअल इनकम पर। उसके बाद आइए हम लोग समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पर्सन क्या होता है। तो देखिए पर्सन का डेफिनेशन जो है वो क्या होता है, ये आपके इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बताया गया है कि पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होंगे। हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि जिनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है उन्हीं लोगों को हम लोग पर्सन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर्सन इंक्लूड्स, क्या क्या पर्सन में इंक्लूड होगा। सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना हाथ पैर हो और अपना ब्रेन हो, तो अगर से वो लोग हम आपकी तरह दिखते हों और वो अपना कोई भी काम धंधा कर सकते हो तो उसको हम लोग इंडिविजुअल पर्सन नाम देंगे। दूसरा लिखा हुआ है HUF। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो पूर्वजों से चला आ रहा कोई बिजनेस होता है, जिसको अगर से सारे फैमिली के मेंबर मिल करके आगे बढ़ाते हैं और उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसको हम लोग HUF कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी। जैसा कि आपको पता है कि जब किसी बड़े से कैपिटल को क्रिएट करने के लिए ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर के थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके शेयर के थ्रू अगर से कोई
कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हैं उन सभी को, या फिर रजिस्टर्ड है उन सभी को हम लोग कंपनी नाम देंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ फर्म, तो फर्म ऐसा फर्म होता है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ऐसे सभी फर्म को हम लोग फर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर से मान लीजिए ABC 3 लोग मिल करके कोई पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं तो ये पार्टनरशिप को ही हम लोग फर्म नाम देंगे। एक लिखा हुआ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम लोग AOP नाम दे सकते हैं। ये जो AOP है वो कुछ पर्सन्स का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंडिविजुअल मिल जाए, एक HUF मिल जाए और एक कंपनी मिल जाए, तो इन लोगों का जो एसोसिएशन बनेगा, इसी एसोसिएशन को हम लोग क्या नाम देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि AOP जो है वो कुछ लोगों का मेंबरशिप होता है जो आपस में मिल करके बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसी को हम लोग AOP कहेंगे, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। उसके बाद इसमें इंक्लूड होता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि म्यूनसिपल पार्टी होगी या फिर कोई लीगल कारपोरेशन हो गया, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग म्यूनसिपल पार्टी कहते हैं। और एवरी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में पर्सन नहीं होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि केवल पेपर पे एज अ पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। जैसे कि कई सारे जो प्रतिमा है या फिर कई सारे कह सकते हैं कि जो भगवान की मूर्ति वगैरह हैं, वो लोग भी एज अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें आपके साईं बाबा की मूर्ति आ सकती है, इसमें बाबा विश्वनाथ जी का आपका मूर्ति आ सकता है। तो ये लोग जो हैं ये लोग भी पर्सन माने जाते हैं और इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये आपके पर्सन से रिलेटेड सारा कुछ हो गया, जिसमें कि आप सभी लोगों का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे SSC कौन से लोग होते हैं। तो देखिए SSC ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर अगर से गवर्नमेंट का कोई टैक्स लगाया जाता है या फिर जिनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कोई फीस, कोई इंटरेस्ट, कोई क्लेम या फिर कोई भी कंपनसेशन वगैरह अगर से पेनाल्टी वगैरह चार्ज किया जाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग SSC नाम देंगे। मतलब जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं को हम लोग SSC कहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है एन SSC मीन्स अ पर्सन, एक SSC ऐसा पर्सन हो सकता है हु इज़ लाइबल टू पे एनी टैक्स, जिसको कोई टैक्स पे करना हो, हु इज़ लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, जो कि टैक्स के अलावा कोई और मनी अगर से उसको पे करना हो तो वो भी SSC माना जाएगा, जैसे कि कोई इंटरेस्ट हो या फिर कोई पेनाल्टी हो। उसके बाद लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी proceeding under this act has been taken for the assessment of his income और assessment of fringe benefit, या फिर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई शक है कि उसका इनकम हो सकता है, तो उसका अगर से हम लोग असेसमेंट करना है तो वो लोग भी SSC के अंतर्गत माने जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको भी कोई अमाउंट टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को या फिर कोई इंटरेस्ट टैक्स वगैरह उनके ऊपर लगाया जा सकता है, ऐसा अगर से मिनिस्ट्री शक करती है तो उन लोगों को हम लोग SSC कहेंगे। या फिर कह सकते हैं कि जिनका असेसमेंट किया जाता है वो लोग माने जाते हैं SSC। उसके बाद आइए हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसको समझने के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर समझिए तो और अच्छा होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, हम आपको पता है कि जो पर्सन है उसके ऊपर अगर से कभी भी टैक्स लगाना है तो सबसे पहले उस पर्सन का हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं। तो टोटल इनकम कितने दिन का आप निकालेंगे, इसके लिए हम आपको बता दें कि 1 साल का आप टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 साल का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से होता है, और फाइनेंशियल ईयर आपको जैसा पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। फाइनेंशियल इनकम जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो होता है वो ऐसा ईयर होगा
जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। और इस फाइनेंशियल ईयर में वो एसएससी जो होता है वो अपना अर्निंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सर्टेन पीरियड में एसएससी अपना इनकम अर्न करता है, उसी 1 साल के पीरियड को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रीवियस ईयर है, इसी के 1 साल बाद का जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल इनकम को कहीं ना कहीं एसेस किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है और टोटल किया जाता है। तो उस ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर को समझने के लिए दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीवियस होता है, ऐसा ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीवियस होता है, तो ऐसे ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अगर से किसी का असेसमेंट ईयर जो है वो अगर से 2019-20 होता है, तो इनका जो प्रीवियस ईयर होगा, ठीक, वो 2018-19 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीवियस ईयर जो होता है उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। इस प्रीवियस ईयर में एसएससी इनकम अर्न करता है और इस इनकम अर्न पे आपके असेसमेंट ईयर में पहले कैलकुलेशन किया जाता है और कैलकुलेशन करने के बाद रिटर्न फाइल करके इसमें टैक्स पे किया जाता है। तो सारा इनकम जो अर्न करेगा एसएससी वो प्रीवियस ईयर में अर्न करेगा और उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो आपके असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रीवियस जो ईयर होता है उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर नाम दे सकते हैं। और असेसमेंट ईयर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा ईयर जिसमें असेसमेंट किया जाता है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिसमें टैक्स का सारा कैलकुलेशन करते हैं उसी को हम लोग असेसमेंट ईयर कह सकते हैं। ये जो असेसमेंट ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर के जस्ट आफ्टर होता है। असेसमेंट ईयर जो है आपका वो प्रीवियस ईयर के जस्ट आफ्टर होता है। इसका मतलब हम ये नाम दे सकते हैं कि अगर से प्रीवियस ईयर हमारा 2018-19 है तो असेसमेंट ईयर जो उसका माना जाएगा वो 2019-20 माना जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका जो असेसमेंट ईयर है वो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।